नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी साथी कुशल से होंगे। जैसा कि भारत के भूगोल विषय की वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में पश्चिम भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां माही और साबरमती नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के इस वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे। वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि माही नदी और साबरमती नदी से संबंधित कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे माही नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। माही नदी के अपवाह तंत्र को जानने से पहले कुछ चीज़ें हम मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी नदियों के अपवाह तंत्र को दर्शाया गया है, और इन्हीं नदियों के मध्य से एक रेखा यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, जो कि इन नदियों के अपवाह तंत्र यानी कि इन नदियों के जल विभाजन का कार्य कर रही है। जल विभाजन के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह जल विभाजन का कार्य करती हैं, और इस महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण की तरफ गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती हैं, जबकि उत्तर और पश्चिम की तरफ दो महत्वपूर्ण नदियां सिंधु नदी और सतलज नदी प्रवाहित होती है। पश्चिम के क्षेत्र में हम देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजन का कार्य करती है नदियों के संदर्भ में, जिसमें चंबल नदी, काली सिंध नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी का ये जल विभाजन का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। और मध्य भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं जल विभाजन का कार्य कर रही हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला एक तरफ नर्मदा नदी और दूसरी तरफ माही नदी, और जो कि दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं इसके, और उत्तर की तरफ में बेतवा नदी, सोन नदी और केन नदी के जल विभाजन का कार्य करती हैं विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं। और मध्य भारत में ही सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हम देख रहे हैं, जिसमें यह ताप्ती नदी या तापी नदी, पेनगंगा और गोदावरी नदी के जल अपवाह तंत्र को ये विभाजित करने का कार्य कर रही है सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं। दक्षिण भारत के क्षेत्र में हम देखते हैं पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कृष्णगंगा, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, कृष्णगंगा यहाँ पर बोल गए तो कृष्णगंगा नहीं है, ये आपकी कृष्णा नदी है, और तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी के जल विभाजन का कार्य कर रही है पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये मोटे तौर पर एक जानकारी थी जल विभाजन के संबंध में, जो कि इससे पिछले वीडियो के अंक में भी हमने जब गंगा नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के चर्चा कर रहे थे तो वहां पर भी इन चीज़ों पर हमने चर्चा करी थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माही नदी और साबरमती नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। माही नदी की अगर हम बात करते हैं तो माही नदी यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ पर से ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं लग रही है। तो इतने में ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इसके नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से ये उद्गमित हो रही है माही नदी, और विंध्य पर्वत श्रृंखला में भी जो जगह है उसमें उस जगह का नाम है अम्माऊ नामक जगह, अम्माऊ नामक जगह है, और ये मिंडा नामक गांव के पास स्थित है, मिंडा नामक गांव के पास। और इसी मिंडा नामक गांव के पास जो अम्माऊ नामक जगह है वहां पर मेहद झील है, मेहद झील, या इसको बहुत जगह जय समंद, जय समंद झील भी लिखा गया है। मेहद झील या जय समंद झील जो मिंडा गांव के पास है वहां से ये उद्गमित होती है, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में मध्य प्रदेश के धार नामक जिले के अंतर्गत आती है। तो मध्य प्रदेश के धार नामक जिले के अंतर्गत अम्माऊ नामक जगह पर मिंडा गांव के तहत मेहद झील या जय समंद झील से उद्गमित होती है माही नदी, और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जो कि अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक है, माही नदी की अगर हम बात करते हैं तो माही नदी जो है पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है। जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिमी भारत में यह प्रवाहित हो रही है, पश्चिमी भारत की यह प्रमुख नदी है, और यह भारत की पवित्र नदियों में भी मानी जाती है कि जिस तरह से गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा नदी
इन नदियों को पवित्र नदी माना जाता है, तो उसी तरह से माही नदी को भी यहाँ पर पवित्र नदियों में माना जाता है। और माही नदी को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। माही नदी को यहाँ पर बांगड़ गंगा के नाम से जाना जाता है, बांगड़ की गंगा, ठीक है, बांगड़ की गंगा, और कांठल की गंगा, कांठल की गंगा भी इसको कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा भी इसको कहा जाता है। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको कहा जाता है, ठीक है, किसकी? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ आदिवासियों की गंगा तो कहा ही जाता है, और आदिवासियों की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है, माही नदी को, ठीक है। तो ये एक मोटी सी जानकारी थी माही नदी को लेकर के। अब यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को लेकर के देखते हैं कि माही नदी के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, तो माही नदी, जैसा कि हमने पहले ही बताया, पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है और भारत की ये पवित्र नदियों में से एक नदी ये भी मानी जाती है, माही नदी। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में अमाऊ नामक जगह है, वहाँ पर मिंडा नामक गांव के पास मेहद झील या जय समंद झील के पास से ये उद्गमित होती है। और माही नदी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतमाल जिलों से होते हुए राजस्थान में ये प्रवेश करती है। राजस्थान में जो है कि जो ये नदी प्रवेश कर रही है, ये बांसवाड़ा नामक जगह पर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिरती है, माही नदी, ठीक है। माही नदी के उपनामों की बात करते हैं तो इसको बांगड़ की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्योंकि यह राजस्थान के क्षेत्र में लगभग 171 किलोमीटर में के क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर ये पानी की आपूर्ति करती है, जिसके कारण इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। और आदिवासी का क्षेत्र ये रहा है, तो आदिवासियों की जीवन रेखा भी इसी नदी को कहा जाता है। और ये नित्यवाहिनी यानी सदा नीरा ये नदी है, ठीक है, हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी है, इसमें जल की कमी नहीं होती है, ठीक है। माही नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से ये 171 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है। एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, हालांकि ये मानचित्र पूरी तरह स्केल पर नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर जो नदी प्रवाहित हो रही है ये माही नदी, जैसा कि हमने आपको बताया, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से उद्गमित होती है और ये बाद में पहले उत्तर की तरफ ये प्रवाहित होती है, बाद में ये जो है कि बांसवाड़ा राजस्थान के पास ये मोड़ लेते हुए, यानी कि उल्टे यू आकार का ये मोड़ यहाँ पर बनाती है, और उल्टा यू आकार का मोड़ लेते हुए, और ये उसके बाद ये गुजरात के क्षेत्र में आती है। बाद में ये राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र से ये मोड़ बनाती है, यानी कि ये उल्टा इस तरह से ट्रायंगल टाइप का ये यहाँ पर नदी ये अपने मतलब एक घाटी अपना निर्मित करती है, ठीक है, यानी कि उल्टे यू आकार की ये घाटी यहाँ पर निर्मित करती है बांसवाड़ा के क्षेत्र में, राजस्थान में। तो उसके बाद फिर ये दोबारा से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, तो ये फिर से कर्क रेखा को काटती है। तो 2 बार ये कर्क रेखा को काटती है माही नदी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना, बहुत बार ये प्रश्न में पूछा भी गया है। और यहीं पर माही नदी पर जो राजस्थान का बांसवाड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा जो जिला है, वहीं पर जो है कि हमने आपको बताया था दक्षिण पूर्व की तरफ दोबारा से ये विपरीत दिशा में बहने लगती है, और यहीं पर जो है कि माही बजाज सागर बांध बनाया हुआ है। तो माही नदी पर माही बजाज सागर बांध कहाँ पर निर्मित है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ये माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। माही नदी पर इसके अलावा एक और बांध बनाया गया है जो कि गुजरात के जो है कि महीसागर जिले में बनाया गया है, इसको कंडाणा बांध कहा जाता है, या इसको कंदाणा बांध भी कहा जाता है। कंडाणा बांध या कंदाणा, डाणा और दाणा दोनों एक ही बात है, कंदाणा या कंदाणा बांध, ये गुजरात पर बना हुआ है और माही नदी पर ही बना है, और महीसागर जिले के अंतर्गत ये बना हुआ है, ठीक है। और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत राजस्थान में माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया है, ठीक है। माही नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं तो सोम नदी यहाँ पर है, जाखम नदी है, चाप नदी है, अनास नदी है, मोरेन नदी है, इरु नदी है, अराव नदी है,
यहाँ पर दोबारा से जो है कि मोरेन नदी लिखा गया है, और भादर नदी है, एरन नदी है और हरन नदी है। तो ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर हैं माही नदी की, जो सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से आपको ध्यान देना है अनास नदी हो गया, इरु नदी हो गया, चाप नदी हो गया, जाखम और सोम नदी, ठीक है। हरण नदी और एरन नदी भी जो है कि माही की ही सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। जो माही नदी है विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से उद्गमित होती है, तो ये धरातल का अपर्दन करती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्राचीन भारत में जो खंबात की खाड़ी पर जो बंदरगाह यहाँ पर बना हुआ था, वह इस माही नदी के जो अवसाद है, जो इसके द्वारा गाद यहाँ पर बहा करके लाई जाती है, उसके कारण जो प्राचीन भारत में समृद्ध बंदरगाह रहा था वो अब बंद हो चुके हैं। खंबात की खाड़ी में ये जो कि वो छिछली हो गई है, ठीक है। खंबात के कारण, इसके गाद के कारण अब ये छिछली हो गई है माही नदी के कारण, ठीक है। माही नदी के अवसाद से खंबात की खाड़ी छिछली हो गई है, जिसके चलते प्राचीन भारत में समृद्ध रहे बंदरगाह अब यहाँ पर बंद हो चुके हैं, ठीक है। और माही नदी जो है उसका थाल यानी कि उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जो भूमि का स्तर है उससे काफ़ी नीचे है, जिसके कारण इसका जो जल है उसका उपयोग सिंचाई के लिए बहुत कम किया जाता है। तो माही नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसका जो थाल यानी कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र का जो धरातल पर स्तर है, स्तर जो है वो भूमि से काफ़ी नीचे है। धरातल पर जो इसका स्तर है वो काफ़ी नीचे है, ठीक है, जिसके कारण इसके जल से सिंचाई का कार्य बहुत ही कम किया जाता है और अन्य चीज़ों के लिए इसका जल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साबरमती नदी को लेकर के। तो इतनी सारी की सारी बातें आपको ध्यान देना है। दो बांध यहाँ पर माही नदी के संदर्भ में आपको याद करने हैं, और कर्क रेखा 2 बार ये नदी काटती है, और इसके जो उपनाम यहाँ पर बताए गए हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। कहाँ से उद्गमित होती है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साबरमती नदी को लेकर के। तो साबरमती नदी की अगर हम बात करते हैं तो साबरमती नदी जो नदी है वो पश्चिम भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है, जिस तरह से माही नदी है। और ये साबरमती नदी जो है कि गुजरात की प्रमुख नदी है, और साबरमती नदी का ही जो प्राचीन नाम है वो है भोगवा नदी। भोगवा नदी प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता को लेकर के एक स्थल जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, लोथल। तो लोथल नामक स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वह इसी भोगवा नदी यानी कि साबरमती नदी के तट पर स्थित था, और जिसकी खोज डॉक्टर एस आर राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसी लोथल भोगवा नदी के तट पर जो लोथल शहर था वो एक क्या था, वह कह सकते हैं कि एक जहाज़ों का डाक यार्ड रहा था, यानी कि जहाज़ यहाँ पर आकर के ठहरते थे। यह एक बंदरगाह का कार्य करता था लोथल, ठीक है। और लोथल से ही बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, फारस की यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, फारस की मुद्राएं मिली हैं, और घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात लोथल को लेकर यहाँ पर है कि 3 युगल, ठीक है, 3 युगल समाधियाँ यहाँ पर मिली हैं। 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली हैं, ठीक है। इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है लोथल को। भोगवा नदी यानी कि साबरमती नदी ही है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। साबरमती नदी के उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से उद्गमित होती है। मेवाड़ की पहाड़ियाँ यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ ही हैं, और मेवाड़ की पहाड़ियाँ स्थानीय नाम है इसका, और उदयपुर जिले के अंतर्गत इसी से लगा हुआ मेवाड़ है, और मेवाड़ की पहाड़ियों से ये उद्गमित होती है साबरमती नदी, ठीक है। और राजस्थान के उद्गमित होने के बाद ये दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और गुजरात में प्रवेश करती है, और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं ये 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और उसके बाद ये अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिर करके अरब सागर में ये विलय हो जाती है साबरमती नदी। साबरमती नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 371 मीटर है, जिसमें से यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये 48 किलोमीटर यहाँ पर होगा, ठीक है, 48 किलोमीटर, मीटर नहीं, 48 किलोमीटर राजस्थान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जबकि 323 किलोमीटर ये गुजरात के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिसके चलते गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है साबरमती नदी। और साबरमती नदी इसका नाम कैसे पड़ा? तो साबरमती नदी जो है वह साबर और हाथमती नामक 2 नदियों
के जलधाराओं से मिलने से ही इसका नाम साबरमती नदी पड़ा है। तो जो दो जलधाराएं यहाँ पर आती हैं, एक तरफ से जो है कि साबर आती है, दूसरी तरफ से हाथमती आती है। तो इन दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो इसको साबरमती नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो साबर और हाथमती दो नदियों का संयुक्त नाम है साबरमती। ठीक है, और कहाँ से उद्गमित होती है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान में जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर जिले के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से ये उद्गमित होती है। और साबरमती नदी पर एक प्रमुख बांध निर्मित किया गया है जिसको कहा जाता है धरोई बांध परियोजना। तो धरोई बांध परियोजना साबरमती नदी पर निर्मित है, गुजरात के क्षेत्र में ये बनाई गई है। और साबरमती इसी बांध परियोजना से कह सकते हैं कि जल विद्युत और सिंचाई का कार्य किया जाता है गुजरात के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो धरोई बांध परियोजना किस नदी पर है? साबरमती नदी पर है। साबरमती नदी के बेसिन की बात करें, जल संग्रहण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 21,674 वर्ग किलोमीटर इसका नदी बेसिन है, यानी कि 21,674 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जल को संग्रहण करती है साबरमती नदी। ठीक है, और जिसमें से 4,124 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान में, जबकि 18,550 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गुजरात में है। ठीक है, साबरमती का जो बेसिन है उसकी अधिकतम लंबाई की अगर हम बात करते हैं, इस तरह से जो लंबाई होगी वो 300 किलोमीटर, चौड़ाई इस तरह से जो चौड़ाई यहाँ पर होगी वो 105 किलोमीटर की है। ठीक है, और इस साबरमती नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें जो है कि राजस्थान के मध्य और दक्षिणी भाग आते हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए जो साबरमती नदी यहाँ पर है, साबरमती नदी अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये साबरमती नदी यहाँ पर है ये। ठीक है, ये साबरमती नदी ये प्रवाहित हो रही है, और साबरमती नदी इसके पूर्व में यहाँ पर जो है कि बनास नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, बनास नदी इसी की सहायक नदी है, यहाँ पर बनास नदी है, और बनास नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है पूर्व में, और पूर्व में एक तरफ माही नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यह माही नदी और यहाँ पर यह बनास नदी प्रवाहित हो रही है, और इसके उत्तर की तरफ यहाँ पर यह लूनी नदी प्रवाहित हो रही है, आप देख रहे हैं लूनी नदी। ठीक है, और पश्चिम में जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पश्चिमी बनास नदी भी प्रवाहित होती है यहाँ पर। और इतना ज्वाला जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, ये गोला वाला जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कि इसका अपवाह क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र में आता है, जिसमें उदयपुर आता है, सिरोही आता है, पाली आता है, डूंगरपुर के जिले के साथ साथ गुजरात के क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर पूरे का पूरा ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ पर छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसके क्षेत्र में यहाँ पर साबरमती नदी एक कह सकते हैं कि संकीर्ण मैदानी क्षेत्र बनाता है, जलीय मैदानी क्षेत्र बनाता है, जलीय मैदानी क्षेत्र बनाता है, जो कि अपने व्यवस्थित ढाल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अरावली पहाड़ियों के पूर्व की तरफ, अरावली पहाड़ियों के पूर्व की तरफ एक संकीर्ण जलीय मैदान का निर्माण कौन करता है? साबरमती नदी करती है। ठीक है, और साबरमती नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सेई नदी है, वाकल नदी है, वतकल नदी है, दोबारा से यहाँ पर जो है कि सेही नदी है। ठीक है, सेई और सेही दो अलग अलग नदियाँ हैं, और हरवान नदी, हरनाव नदी यहाँ पर है, और गुई नदी है, और हाथमती नदी यहाँ पर है, साबर नदी है। इन दोनों नदी के मिलने से साबरमती नदी नाम पड़ा है साबरमती का। और मेसवा नदी यहाँ पर है। ठीक है, मझब नदी यहाँ पर है, खारी नदी यहाँ पर है, मोहर नदी यहाँ पर है, और इसके अलावा जो है कि बनास नदी भी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, और उसके अलावा पश्चिमी बनास भी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। साबरमती के तट पर दो प्रमुख शहर यहाँ पर स्थित हैं, जिसमें से अहमदाबाद और गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के तट पर हैं? दोनों में से कुछ भी आ जाए कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर है, या फिर इसका प्राचीन नाम क्या है? भोगवा नदी है।
और गांधीनगर किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर है। और ये दोनों की दोनों, एक वाणिज्यिक राजधानी है, दूसरी राजनीतिक राजधानी है। वाणिज्यिक राजधानी गुजरात की कौन सी है? अहमदाबाद है। और गांधीनगर जो है कि इसकी राजनीतिक राजधानी है, यानी कि गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है। और गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ पर है? ये अहमदाबाद है। ठीक है, जो आपको ध्यान देना है। और इसी साबरमती के तट पर वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और इसी साबरमती आश्रम को अपने घर के रूप में प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई है? 1915 में की गई है। किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। अपने घर के रूप में इसका प्रयोग किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित 1915 में इसकी स्थापना की गई है, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी, जो कि साबरमती नदी और साथ ही साथ माही नदी को लेकर के थी। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे आपको अपने वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। जय हिंद, जय भारत।